सैमुअल बेकेट 20वीं सदी के महान लेखकों में से एक थे। वो आयरलैंड के थे, मॉडर्न लिटरेचर के चोटी के लेखक और 1969 के नोबेल पुरस्कार विजेता। उन्होंने शब्द और मौन दोनों को कला का रूप दिया। वेटिंग फॉर गोदो जैसा महान नाटक लिखा जिसने रंगमंच की दुनिया को बदल के रख दिया और एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी को एक नया ताना बाना पहनाया। आज से हम उनके फ़िलॉसफ़ी पर एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज उनकी ज़िंदगी पे बात करेंगे, आगे चलकर उनकी किताबों पर भी बात करेंगे। इसे शुरू करें उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर लूँ कि मुझसे जुड़ जाएं, यहाँ भी और व्हाट्सएप पर भी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सैमुअल बेकेट का जन्म 13 अप्रैल 1906 को कूल ड्रिनाग नाम की जगह पे हुआ था, जो कि फॉक्स रॉक में है, जो कि आयरलैंड में स्थित डबलिन का एक शांत इलाका है, जहाँ जितनी हरियाली थी उतनी ही ट्रेनों की आवाज़ भी। उनका परिवार समृद्ध था। प्रोटेस्टेंट एंग्लो आयरिश परिवार था, जिस बात ने बचपन से ही उनके जीवन को प्रभावित किया। बचपन में वे अपने घर के बगीचों और पगडंडियों पर अकेले घूमते रहते थे और अकेलेपन और उम्मीदों का बोझ महसूस करते रहते थे। उनके पिता कंस्ट्रक्शन से जुड़े पेशे में थे। वो एक मिलनसार इंसान थे, जबकि उनकी माँ एक सख्त लेकिन देखभाल करने वाली गृहिणी थी। स्वाभाविक है कि दोनों का ही प्रभाव बेकेट के बचपन पे पड़ा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक ऐसे स्कूल में की जहां फ्रेंच भाषा और संगीत की भी पढ़ाई होती थी। फिर वे अपने भाई के साथ पोर्टोरा रॉयल स्कूल में गए, जो कि खेलों के लिए प्रसिद्ध था, और इस बात के लिए भी कि कई बड़े लेखकों ने अपनी आरंभिक पढ़ाई उसी जगह से की थी, जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड वहीं से पढ़े थे। पोर्टोरा स्कूल में बेकेट ने जीवन को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जिया। वो क्रिकेट खेलते थे, टेनिस खेलते थे, बॉक्सिंग करते थे, रनिंग जैसे तमाम खेलों में हिस्सा लेते थे। स्पोर्ट्स से उन्होंने दो चीज़ें सीखी, जोश और निडरता। आगे चल के यही दोनों चीज़ें उनके साहित्य का भी प्रमुख लक्षण बन गई, यानी जोश और निडरता। 1923 में 17 साल की उम्र में उन्होंने डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। वे आराम की तलाश में नहीं थे, बल्कि चुनौती की ओर खींचे चले गए थे। उन्होंने फ्रेंच और इटालियन भाषा में पढ़ाई की और प्रोफेसर थॉमस रूडमोस ब्राउन और ए लूस जैसे प्रसिद्ध शिक्षकों से मार्गदर्शन पाया। ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि खूब नाम कमाया। उन्हें आधुनिक भाषाओं में फाउंडेशन स्कॉलरशिप मिला। गोल्ड मेडल से वे ग्रेजुएट हुए और एक ऐसे स्कॉलर बन गए जो अपनी मुख्तलिफ सोच के लिए जाना गया। खेल के मैदान पर भी उन्होंने जलवा दिखाया। उन्हें क्रिकेट में पिंक कलर मिला। वे कॉलेज की पहली टीम में खेले और 2 फर्स्ट क्लास मैचों में डबलिन यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉर्थम्पटनशायर के खिलाफ खेले थे। वे एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने इस लेवल पर जाके क्रिकेट खेला हो। उनका हर कदम, यानी डबलिन के हरे भरे इलाके से ट्रिनिटी कॉलेज तक, क्रिकेट के मैदान से लेकर लेक्चर हॉल तक, उन्हें उनके जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उनकी सोच सुलझती रही। उनका यही सफ़र उनके लेखन में झलकता है, जिसमें साफ सोच, आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन और गहरी समझ की झलक मिलती है। 1928 के आखिर में सैमुअल बेकेट डबलिन छोड़कर पेरिस चले गए। ये वो पेरिस था जो कला और साहित्य के संसार का केंद्र था, जहाँ जाने का सपना हर लेखक, हर चित्रकार देखता था, जहाँ कैफ़े थे, फिलोसॉफिकल बातें थीं और नई नई साहित्यिक सोच, क्रांतिकारी शैलियाँ, नई नई किस्म की राइटिंग स्टाइल, ये सब पल बढ़ रही थीं। उन्होंने वहाँ एक संस्थान में अंग्रेज़ी पढ़ाने की नौकरी शुरू की। उस जगह का नाम था एकोल नॉर्मल सुपेरियर। वहीं उनकी मुलाकात हुई महान लेखक जेम्स जॉयस के साथ। उस समय तक जेम्स जॉयस मॉडर्न लिटरेचर के शिखर पे पहुंच चुके थे। डबलिन की जड़ों से निकलकर उन्होंने अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन और यूलिसिस जैसी रचनाओं से भाषा और कथन की शैली की सीमाएं तोड़ के रख दी थीं। वे प्रयोग, जटिलता और नवाचार के प्रतीक बन गए थे। पूरे यूरोप में उनके काम और व्यक्तित्व की चर्चा होती थी।
जेम्स जॉयस की प्रतिभा जितनी चमकदार थी, समय के साथ उनकी आंखें उतनी ही कमज़ोर पड़ती गईं। 20 की उम्र से ही उन्हें आंख की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्हें पहले ग्लोकोमा हुआ, आयराइटिस हुआ और कई बार उन्हें अपनी आंख की सर्जरी करवानी पड़ी। बार बार का दर्द, आंख पे बंधी हुई पट्टियां और धुंधलेपन के बीच, इन्हीं हालात के बीच उन्होंने यूलिसिस लिखा था और अपना तमाम दूसरा लिटरेचर लिखा था। गजब की बात यह थी कि इस अंधकार ने उनका रास्ता नहीं रोका था, उल्टे उनकी भाषा को और गहराई दी थी। 1928 में जब महान जेम्स जॉयस और सैमुअल बेकेट की मुलाकात हुई, तब तक जॉयस 46-47 बरस के हो चुके थे। तब तक उनकी दृष्टि बहुत बिगड़ चुकी थी। 1917 के बाद उन्होंने बार आंख का ऑपरेशन करवाया था और बेकेट से मिलने तक वे लगभग दृष्टिहीन हो चुके थे। बहुत धुंधला दिखता था उन्हें, बहुत ज़्यादा दर्द झेलना पड़ता था। वो बेकेट जैसे होनहार नौजवानों से अपने लिए किताबें पढ़वाते थे। जब एक बार बेकेट को मौका मिला कि वो जेम्स जॉयस को किताबें पढ़ के सुनाएं, तो वो अनुभव दोनों को अच्छा लगा और उसके बाद बेकेट जेम्स जॉयस के बेहद करीब पहुंच गए। एक तरह से उनके सेक्रेटरी ही बन गए। वो कभी जॉयस को जोर से किताबें पढ़ के सुनाते, तो कभी लाइब्रेरी में बैठ के उनके लिए पुराने रेफरेंसेस खोजते, तो कभी उनके बोले हुए वाक्यों को लिखा करते। जॉयस की यादगार किताब फिनिगन्स वेक इसी तरह लिखी गई थी। जॉयस बोलते जाते, बेकेट उनके लिए लिखते जाते। इस किताब को लिखते समय एक पल ऐसा आया जो साहित्य के इतिहास में अमर हो गया। ये उन छोटे छोटे लगभग अविश्वसनीय पलों में से एक है जो कभी न कभी दास्तान बन जाते हैं एक समय के बाद। इस दृश्य की कल्पना कीजिए जरा आप। पेरिस में नौजवान, तेज तर्रार, स्वप्नदर्शी, विजनरी सैमुअल बेकेट और दूसरी तरफ मॉडर्न लिटरेचर की सबसे कद्दावर शख्सियत जेम्स जॉयस, दोनों पास पास बैठे हैं। जॉयस बोल रहे हैं, उन बोले हुए शब्दों को बेकेट लिख रहे हैं और एक चमत्कारिक रूप से अराजक पुस्तक आकार ले रही है जिसे आगे चलकर फिनेगन्स वेक कहा जाएगा। जॉयस के बोलने में कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई यकसांपन नहीं था। वो जोर जोर से बोलते, अजीब सा बहता हुआ प्रोज बोल रहे थे, कभी टुकड़ों में बोलते, कभी लहरों की तरह बोलते। बेकेट सुनते, टाइप करते, फिर सुनते। दोनों उस काम में डूबे रहते जहां भाषा टूट रही थी, बन रही थी और नए नए रूप ले रही थी। और तभी दरवाजे पे एक दस्तक हुई। जॉयस के मुंह से निकला, कम इन। बेकेट के कानों में यह शब्द पड़ा, कम इन, और उन्होंने बिना सोचे समझे वही लिख दिया, कम इन। उसके बाद चुप्पी छा गई। जॉयस ने पूछा, क्या तुमने ये शब्द भी लिख दिया है? बेकेट ने कहा, हाँ, लिख तो दिया है। जॉयस ने कहा, सो कीप इट, इसे रख लो। और वो शब्द उस किताब में उसी तरह उसी जगह बना रहा, एक अजीब सी जगह पे, कम इन। और उसे जॉयस ने अपनी किताब में बाकायदा बने रहने दिया। ये एक महान घटना है जिससे जॉयस की रचनाशीलता का पता चलता है। और इस घटना ने बेकेट के भीतर एक बीज बोया, एक ऐसा बीज जिसके कारण बेकेट ने आगे चलकर अपने लिटरेचर में बड़े और महान प्रयोग किए। देखिए, जॉयस ने अचानक बोले एक शब्द को, यानी एक वाक्य को नहीं हटाया, वहीं रहने दिया। क्योंकि जॉयस के लिए फिनेगन्स वेक नाम की जो किताब थी, वो किताब भाषा और जीवन के बीच किसी दीवार के वजूद को मानती ही नहीं थी। बाहर की जो दिक्कतें, बाहरी व्यवधान, गलतियाँ, एक्सीडेंट, ये सब जॉयस के लिए उनकी रचना का, उनकी क्रिएटिविटी का हिस्सा बन सकता था। इसीलिए उन्होंने कहा, लेट इट स्टैंड। पर क्या ये वाक्य उस किताब में असंगत या इररेलेवेंट लगता है? नहीं लगता। फिनेगन्स वेक की प्रकृति ही, उसका स्वभाव ही इतनी बहुरूपी और खंडित है कि वहाँ कोई भी वाक्य असंगत या इररेलेवेंट नहीं लगता। जॉयस का ये उपन्यास सपनों की भाषा जैसा है, टूटा फूटा है,
अनपेक्षित है, अप्रत्याशित है और कई सारी लेयर्स वाला है। इसीलिए कम इन जैसा एक छोटा सा वाक्य उसमें किसी बाहरी चोट की तरह नहीं आता, बल्कि उसकी स्वाभाविक ध्वनि में घुल जाता है, जैसे कि पानी में शक्कर घुल जाती है। फिर ये पल इस कदर महान क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पल दिखाता है कि जेम्स जॉयस ने जीवन और साहित्य के बीच कोई सीमा नहीं मानी, क्योंकि ये एक्सीडेंट को इंटेंशन में बदलने का एक खूबसूरत उदाहरण है, क्योंकि ये उस विचार को सजीव करता है कि कभी कभी अपनी रचना पर से नियंत्रण छोड़ देने में भी रचनात्मकता होती है। और मज़े की बात, यही लापरवाही, यही एक्सेप्टेंस बेकेट की अपनी लेखन दृष्टि का भी बीज था। बाद में बेकेट ने जीवन को ठीक इसी तरह से स्वीकार किया था कि वो अधूरा हो सकता है, बेतुका हो सकता है, लेकिन अधूरा और बेतुका होने के बाद भी उसे साहित्य में बदला जा सकता है, उसके आधार पर साहित्य की रचना की जा सकती है। सैमुअल बेकेट के साहित्य में आगे चल करके ऐसे अनेक लम्हे दिखाई देते हैं जहां अचानक हुई कोई बेतुकी सी चीज़ क्रिएटिव बन जाती है। इसीलिए वो कमिंग जैसा एक वाक्य नहीं रहा, वह आधुनिक साहित्य की प्रयोगधर्मी आत्मा का प्रतीक बन गया। जेम्स जॉयस और सैमुअल बेकेट का यह रिश्ता ज़्यादा बातों का रिश्ता नहीं था। अक्सर वे साथ बैठे रहते लेकिन चुप रहते। वो चुप्पी भी उनकी खाली नहीं होती थी, हर ठहराव में कोई न कोई मतलब होता था। कुछ देर बाद कोई एक जना कुछ कह देता, दो सोचने वाले दिमाग बिना ज़रूरत की बातों के भी साथ साथ आगे बढ़ते रहते। जॉयस से बेकेट ने ये सीखा कि भाषा के साथ क्या क्या किया जा सकता है, भाषा को कैसे मोड़ा जा सकता है, खींचा जा सकता है, तहों में लपेटा जा सकता है, हर शब्द से पूरा का पूरा काम लिया जा सकता है। वो जॉयस से सीख रहे थे कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए। जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि जॉयस अलग रास्ते पे चलते हैं और बेकेट को अपना रास्ता अलग बनाना होगा, जिसमें जॉयस के शब्दों का मार्गदर्शन तो होगा लेकिन रास्ता अलग होगा। उन्होंने एक जगह कहा था कि जॉयस शब्दों के उस्ताद हैं। वो हर शब्द पर घनघोर नियंत्रण रखते थे, पूरी तरह काबू में रखते थे, लेकिन बेकेट की चाहत तो कुछ और थी। उनमें शब्दों पे काबू पाने की चाहत नहीं, बल्कि उन्हें छोड़ देने की चाहत थी। वो उस खाली जगह की तलाश करना चाहते थे जहां कुछ नहीं बचा रहता, जो लोगों को कला के लायक भी नहीं लगता। जेम्स जॉयस की भाषा एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा थी जिसमें हर वाद्य बजता था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते थे, हर सुर गूंजता रहता था। लेकिन सैमुअल बेकेट को लगा कि उन्हें जेम्स जॉयस जितना शोर नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए थी खामोशी, छोटे छोटे वाक्य चाहिए थे लेकिन लंबे पॉज, और वो खालीपन चाहिए था जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था। एक ऐसा खालीपन जिसमें कुछ छिपा हुआ हो। जब उनकी खुद की आवाज़ उभरी, यानी उन्होंने अपनी एक लेखक के रूप में अपनी आवाज़ पा ली, तो वो भारी भरकम शब्दों से नहीं बल्कि कटे फटे वाक्यों से, रुके हुए ठहरावों से, और अक्सर उन पंक्तियों का प्रयोग करते जो आमतौर पर अधूरी लगती हैं। जैसे मेलेंडाइज में उनकी वो मशहूर पंक्ति है कि कुछ नहीं से ज़्यादा असली कुछ नहीं होता। कुछ नहीं से ज़्यादा असली कुछ नहीं होता। यही उनके लेखन की आत्मा थी और यहीं पर वो जेम्स जॉयस से अलग हो जाते हैं। जॉयस भव्य हैं लेकिन सैमुअल बेकेट मिनिमल हैं। महज कुछ चीज़ों से वो अपना काम चला लेते हैं। सैमुअल बेकेट ने हमेशा आराम से ज़्यादा कार्रवाई को चुना। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वे चाहते तो तटस्थ यानी न्यूट्रल रहने वाले आयरलैंड में सुरक्षित रह सकते थे, लेकिन उन्होंने तुरंत फ्रांस जाने का फैसला किया। मजाक में वो कहते थे कि मुझे युद्ध के समय का फ्रांस शांति के समय के आयरलैंड से ज़्यादा पसंद है। 1940 के आखिर तक उन्हें अपना मकसद मिल गया। यहूदी दोस्तों के साथ होने वाले बुरे बर्ताव और बढ़ती नफरत को देखकर वे भड़क उठे। सैमुअल बेकेट ने फ्रेंच रेजिस्टेंस इस नाम का एक गुप्त
रेजिस्टेंस आंदोलन चल रहा था, फ्रेंच रेजिस्टेंस ज्वाइन कर लिया और ब्रिटिश एसओई के निर्देशन में चलने वाले ग्लोरिया नेटवर्क से भी वो जुड़ गए। पेरिस में रोज़ का जीवन उनका अब एक खतरनाक नाटक जैसा हो गया था। छोटे छोटे कागज़ों पे, कभी बस के टिकट पे, कभी सिगरेट की पर्ची पे वे महत्वपूर्ण जानकारियां लिखते, फिर उन्हें सलीके से टाइप करते और फिर फोटोग्राफर को देते ताकि उन्हें माइक्रोफिल्म में उतारा जा सके। इन सूचनाओं को माचिस के डिब्बियों में छुपा के लंदन भेजा जाता था। सैमुअल बेकेट एक तरह से जासूसी भी करने लगे थे। खतरा हमेशा उनके सिर पे मंडराता रहता। अगस्त 1942 में एक गद्दार उनके नेटवर्क में घुस गया। उसके कारण कई लोग पकड़े गए। बेकेट और उनकी साथी सुजान एक बार बस पकड़े ही जाने वाले थे, पर ठीक सही समय पे उन्हें वार्निंग मिल गई, चेतावनी मिल गई और वे घर छोड़ के भाग गए। उनके भागने के 1 घंटे बाद ही गेस्टापो वहां पहुंच गई। वो दोनों पकड़े जाने से बच तो गए, लेकिन हफ्तों तक वे भागते रहे, छुपते रहे। बेकेट इसे ऑन द ट्रॉट कहते थे। कभी पैदल चलते, कभी खलिहानों में छुपते, कभी खेत की नालियों में सो, तो कभी पेड़ों पे चढ़ के छिपे रहते। और जर्मन सिपाही भी लगातार उन लोगों का पीछा करते रहते। आखिरकार वो रूसियों नामक एक गांव में पहुंचे जो लाल चट्टानों पे बसा हुआ था। यहाँ आके उनके प्रतिरोध का, उनके रेजिस्टेंस का अंदाज बदल गया। उन्होंने भागना बंद किया और जिंदा रहने के संघर्ष में लग गए। सिपाहियों की गश्त से बचते बचाते खाने के लिए वे खेतों में काम करते थे और मक्की नाम के एक गुरिल्ला लड़ाका संगठन था, उसके लिए हथियार छुपाने का बंदोबस्त करते थे। तो इन्हीं बरसों में बेकेट ने दूसरी लड़ाई भी लड़ी, कलम की लड़ाई। 1941 में उन्होंने शुरू किया उपन्यास वाट, जिसे 1945 में जाके पूरा किया। उन्होंने बाद में कहा कि वो लिख रहे थे क्योंकि वो अपनी स्टाइल पे काम करना चाहते थे, राइटिंग स्टाइल पर। उस समय उनके लिए स्टाइल यानी शैली सबसे महत्वपूर्ण बात थी। साथ ही साथ जीवन के उस डर से भरे हुए, घुटन से भरे हुए दौर में लिखना उनके लिए दिमागी संतुलन को बनाए रखने का सबसे बड़ा जरिया था। युद्ध के बाद फ्रांस ने उनकी बहादुरी को मान्यता दी। मार्च 1945 में जनरल डी गॉल ने उन्हें फ्रांस का सैन्य सम्मान क्रोवा द गेर और रेजिस्टेंस मेडल से सम्मानित किया। लेकिन बेकेट ने अपनी ऐसी तमाम कोशिशों को हमेशा हल्के में ही लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा था कि जो मैंने किया वो सब तो महज स्काउट के बच्चों का काम था। खैर, इन कठिन बरसों में उनकी सोच पे गहरा असर पड़ा। लगातार दबाव झेला, भागते रहे, चुप्पी सही, उम्मीद में रहे और मौत का खतरा हमेशा उनके ऊपर छाया रहा। तो ये सब की सब चीज़ें उनके भीतर बची रह गई। बाद की उनकी रचनाओं में यही सब लौट लौट के आया। इंतज़ार, निराशा, समय का ठहर जाना और वो कांपती हुई उम्मीद, ये सारी चीज़ें उसी दौर में रची गई थी। जंग खत्म होने के बाद बेकेट घर नहीं लौटे, वो फ्रांस में ही रहे। वजह ये नहीं थी कि उनके पास जाने को कोई जगह न हो, बल्कि इसलिए कि वह खुद बदल रहे थे। जंग ने सब कुछ उघाड़ के रख दिया था और अब वो भाषा के साथ भी यही करना चाहते थे। उन्होंने एक अजीब सा फैसला लिया कि अब वो फ्रेंच में लिखेंगे। क्यों? उनका जवाब था, ताकि मैं बिना शैली के लिख सकूं, बिना स्टाइल के लिख सकूं। फ्रेंच उनकी पहली ज़बान नहीं थी और इसीलिए उन्होंने उसे जानबूझ के चुना था। उन्हें सुंदरता नहीं चाहिए थी, बल्कि उन्हें अंग्रेजी में लिखने की अपनी आदत को समाप्त करना था। आपको जिस भाषा में लिखने की आदत पड़ जाती है, उसमें शब्द आपके पास अपने आप आने लगते हैं। तब अनजाने ही आपके लेखन में शब्दों का शोर होने लगता है। बेकेट इस बात को महसूस करते थे और वो इस शोर को हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके लेखन में हर वाक्य को अपनी जगह साबित करनी पड़े, हर वाक्य खुद को जस्टिफाई कर सके। और तब उन्होंने लिखे 3 उपन्यास, मॉलॉय, मलोन डाइज और द अननेमेबल। 3 उपन्यास, कोई कहानी नहीं है इनमें, कोई नायक नहीं है, सिर्फ आवाज़ है, दिमाग, बड़बड़ाहट,
एक आदमी साइकिल पे चल रहा जो शायद खुद ही अपना शिकारी है, एक मरता हुआ नरेटर है जो अपने कमरे की बची हुई चीज़ें गिन रहा है जैसे कोई साधु हड्डियां सजा रहा हो, और आखिर में एक आवाज़ खालीपन में भटकती है, बोलती रहती है क्योंकि वो रुक ही नहीं सकती। ये सैमुअल बेकेट के एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर की शुरुआत थी। उसके बाद आया 1953 का बरस, जब उन्होंने रंगमंच को हमेशा के लिए बदल दिया। बस 2 आदमी, एक पेड़ और एक विचार के साथ उन्होंने एक नाटक लिखा, वेटिंग फॉर गोदो। ये नाटक पेरिस के एक छोटे से थिएटर में खेला गया। दर्शक उलझ गए, कुछ लोग हंस पड़े, कुछ लोगों ने हूट किया। एक आदमी खड़ा होकर चिल्लाया, यार बेकेट, तुम मुझे बीमार बना दोगे। बेकेट, जो कि बैक स्टेज में खड़े थे, ये बात सुन के चुप रहे क्योंकि वेटिंग फॉर गोदो किसी का इलाज करने के लिए नहीं या किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखा गया था। ये ऐसा था जैसे कोई प्रार्थना हो जिसका कोई जवाब ही न मिले। 2 किरदार, व्लादिमीर और एस्ट्रागोन, ये दोनों अनंत इंतजार में बैठे हैं, कोई नहीं आता। वो बात करते हैं, झगड़ते हैं, चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। बार बार कुछ नहीं होता। वे जिसका इंतज़ार करते हैं वो नहीं आता, कोई नहीं आता, कभी नहीं आता। लेकिन उस ठहराव के नीचे, उस इंतज़ार के नीचे कुछ गहरा चलता रहता है। यह नाटक क्रांतिकारी नाटक था। रंगमंच ने कभी इतनी खाली जगह, कभी इतनी खामोशी, इतनी स्थिरता की हिम्मत नहीं की थी। और बेकेट, वो तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का चेहरा बन गए। हालांकि खुद उन्हें ऐसे तमाम लेबल से नफरत होती थी। उन्होंने कभी शोहरत का पीछा नहीं किया, कभी किसी के सामने अपने काम को एक्सप्लेन नहीं किया। लोग पूछते, नाटक में गोडो कौन है? तो वो बस कंधे उचकाते और कहते, अगर मुझे पता होता तो मैं नाटक में न लिख देता। बेकेट ने हमें व्याख्या से ज्यादा गहरी चीजें दी। एक दुनिया जहां चुप्पी बोलती है, जहां दोहराव से परतें खुलती हैं, जहां निराशा के बीच भी एक कड़वा मीठा हास्य चमकता रहता है। और उदासी, हाँ, बेकेट में उदासी तो है। तो क्या उबाऊ? नहीं, बेकेट उबाऊ नहीं है। यही था बेकेट का असली ब्रेक थ्रू। वेटिंग फॉर गोदो, जंग की छाया से निकल के वे सामने आए, एक इनकलाबी लेखक की तरह। ऐसा इनकलाबी लेखक जो इनकलाब के नारे नहीं लगाता, ऐसा इनकलाब जो लंबे लंबे उपदेश नहीं देता, बल्कि एक खामोश इनकलाब। उन्होंने हमें थोड़े से शब्द दिए, लेकिन उन थोड़े से शब्दों में पूरी दुनिया समाई हुई थी। इस नाटक को लिखने के 16 साल बाद 1969 में सैमुअल बेकेट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दुनिया में हलचल मच गई, प्रकाशक भाग दौड़ करने लगे, अखबारों में उनका नाम मोटे मोटे अक्षरों में छपा, स्टॉकहोम में शैंपेन खोली गई, बड़े बड़े भाषण लिखे गए, बेकेट की महानता के बारे में बड़े बड़े शब्द कहे गए। लेकिन बेकेट इन सब के बीच से गायब हो गए। वो नोबेल पुरस्कार के समारोह में नहीं गए, उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। पुरस्कार उनकी जगह उनके प्रकाशक ने जाके लिया। कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई टक्सीडो नहीं पहना, जीत का कोई जश्न नहीं मनाया। सैमुअल बेकेट जैसे रोज रहते थे, उसी तरह रहते रहे। किसी दोस्त ने पूछा, इतना बड़ा पुरस्कार जीतने के बाद भी तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तो बेकेट ने बस इतना कहा, यह सब एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है। पता है, ये कोई झूठी विनम्रता नहीं थी। सच में बेकेट को ये सब नहीं चाहिए था। उनके लिए शोहरत ताज नहीं बल्कि बोझ थी। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं लिखता हूं महज खामोशी पर एक दाग छोड़ने के लिए। वो किसी उत्सव की तरह मनाए जाने के लिए नहीं लिखते थे, वो समझे जाने के लिए नहीं लिखते थे, वो बस उस बात को कहने के लिए लिखते थे जिसे कहना वो जरूरी मानते थे, और कुछ नहीं। उन्होंने कभी खुद को दार्शनिक नहीं माना, जबकि तमाम दार्शनिक उनकी रचनाओं पे, किताबों पे किताबें लिखते रहे। उन्होंने बुद्धिजीवी कहलाने से इनकार कर दिया, जबकि तमाम यूनिवर्सिटीज़
उनके शब्दों में छिपी बौद्धिक चेतना की व्याख्या करने में व्यस्त रहीं। तमाम दुनिया के लिए बैकेट एक जीनियस थे, लेकिन खुद के लिए वो बस एक उदास इंसान थे, अंधेरे में बैठा एक उदास इंसान जो एक आवाज़ का पीछा करता है, एक आवाज़ जो उसके अतीत से आती थी और जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भी उनका जीवन वैसा ही रहा, पहले जैसा। उन्होंने बड़ा घर नहीं खरीदा, वो वही पुराने कोट पहनते रहे, वही पेरिस की गलियों में अकेले चुपचाप घूमते रहे, वही अंधेरे कैफे में चुपचाप बैठ के सिगरेट फूंकते रहे। इंटरव्यू नहीं देते थे, विश्लेषण नहीं करते थे, और शोहरत बिल्कुल नहीं चाहिए थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें समझाए। उनका काम अकेला खड़ा रहे, सीधा साधा, जैसे गोडो के मंच पे खाली पेड़ खड़ा रहता है, जैसे अननेमेबल के नंगे वाक्य खड़े रहते हैं, जैसे इंसानी जिंदगी अपने सबसे मूल रूप में मौजूद हो। नोबेल ने उन्हें बदला नहीं, उन्हें छुआ तक नहीं। जैसे जैसे दुनिया और शोरगुल वाली होती गई, ज़्यादा रंग आ गए, ज़्यादा आवाज़ें आ गईं, ज़्यादा तमाशा होने लगा, तब सैमुअल बैकेट उल्टी दिशा में चल पड़े। वो और शांत होते गए, और सादे होते गए, और सिमटते गए। जिंदगी के आखिरी दशकों में उन्होंने अपनी सबसे गहरी और सबसे मर्मस्पर्शी रचनाएं लिखीं। ऐसे नाटक जहां सब कुछ हटा दिया गया और बचा सिर्फ समय। यादें बचीं और इंसानी आवाज़ की नाजुक गूंज बची। क्रैप्स लास्ट टेप में एक बूढ़ा आदमी अपने जवान दिनों की रिकॉर्डिंग सुनता है, कभी पीछे करता है, कभी आगे। वो आवाज़ अब उसकी अपनी लगती ही नहीं। ये नाटक एक साथ मज़ेदार भी है, उदास भी है, और बेहद इंसानी है, मानवीय है। जिंदगी अपने टुकड़ों और अपने ठहरावों में कैसे धीरे धीरे गूंजती रहती है। ये नाटक सबूत है इस बात का। एंड गेम में तो दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है। दो किरदार एक कमरे में फंसे हैं, बातें करते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, और चारों तरफ सब कुछ सड़ रहा है। बैकेट कोई डिफेंस नहीं करते, कोई बचाव नहीं देते, सिर्फ टिके रहने की ताकत को दिखाते हैं। फिर आए वो नाटक जहां चेहरा तक गायब हो गया। नॉट आई में सिर्फ एक औरत का मुंह दिखता है, कालेपन में तैरता हुआ, तेज, घबराई, लगभग असहनीय रफ्तार से बोलता हुआ मुंह। ये आघात को आवाज देता है। फुटफॉल्स में एक बेटी अपनी माँ की आवाज़ के साथ आगे पीछे चलती रहती है, बार बार, जैसे दिल की धड़कन अपनी लय खो चुकी हो। ये नाटक सिर्फ नाटक नहीं थे, ये शोक गीत थे। ये रस्में थीं, अर्थ के किनारे से आती हुई गूंज थी। और बैकेट वैसे ही पेरिस की गलियों में चलते रहे, शांत, लगभग अदृश्य। लिखते रहे, काटते रहे, बनाते रहे, सुधारते रहे, खामोशी का पीछा करते रहे। 1989 में उनकी मौत हो गई, पेरिस के पास एक नर्सिंग होम में। अब वो अपनी साथी सुजैन के बगल में मोंपारनास में दफन हैं। जिंदगी, मोहब्बत और निर्वासन की उनकी हमसफर, उनकी साथी सुजैन। कोई बड़ी अलविदा नहीं थी, कोई आखिरी शाहकार नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। वही खामोशी जिसे वो तमाम उम्र अपनी किताबों में लिखते रहे। आज बैकेट 20वीं सदी के सबसे असरदार लेखकों में गिने जाते हैं। उन्होंने साहित्य को बदल दिया, रंगमंच को बदल दिया, और कहानी सुनाने की हमारी सोच को बदल दिया। स्टोरी टेलिंग का तरीका बदल के रख दिया। उन्होंने दिखाया कि आप कहानी, किरदार, जगह, ये सब हटा सकते हैं, फिर भी सीधे आत्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। कि खामोशी चीखती है कि इंतज़ार भी गहरे मायने रखता है। कि अगर ईमानदारी से देखो तो शून्यता यानी एम्प्टीनेस जिंदगी से भरी हुई होती है। उनकी रचनाएं आज भी हमें सताती हैं, आज भी हमें चुनौती देती हैं। आज इतना ही। आज हमने देखा बैकेट का जीवन। अगली बार मिलेंगे बैकेट की किताबों के साथ।
बेकेट की तमाम किताबों पे, उनकी फ़िलॉसफी पे ये सीरीज़ अभी चलती रहेगी। कैसे उन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म को एक नया आकार दिया, नया ताना बाना पहनाया, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। मुझसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक नमस्ते।